हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने अभी पहले वीडियो में आपको बताया इंडियन पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जिसमें हमने पीवाईक्यूज में डिस्कस किया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते और कौन से क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, राइट। तो उसमें हमने देखा कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हमने पढ़े। अब इसी प्रकार हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स समझेंगे, जानेंगे कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे वहां तक लिख के आना है, ठीक है, और कैसे समझना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये रही वीडियो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 साल में रिपीट हुए हैं और चांसेस हैं कि इस साल भी आए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन ही दे रखा है सुरक्षा पर। मेरी बात ध्यान सुन लेना कि अगर वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आए तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि सुरक्षा वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है सुरक्षा अर्थ और अवधारणा पर। पहला, सुरक्षा का अर्थ एवं इसकी दोनों अवधारणाओं के नाम लिखिए। सुरक्षा का अर्थ क्या है? सुरक्षा का अर्थ क्या है आपके अनुसार? क्या है कि हम सेफ हैं या फिर कोई और अदर कंट्रीज से सेफ है हम, या फिर घर में सेफ है, तो इस वे में सुरक्षा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस में तो इसमें आता है एक पारंपरिक सुरक्षा, एक अपारंपरिक सुरक्षा, ठीक है। तो इसी अपारंपरिक को हम गैर पारंपरिक भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार हम बात करेंगे सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा का अर्थ है खतरों, भय और हमलों से संरक्षण। यह केवल देश की सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिक के जीवन स्वतंत्रता और विकास की भी रक्षा करता है। यानी कि मान लो किसी अदर देश से हमारी लड़ाई हो रही है तो सिर्फ उसकी सुरक्षा नहीं कि हाँ वो वॉर कर रहे हैं, हमें भी बैक वॉर करना चाहिए, हमें भी उनपे वेपन्स डालने चाहिए, हमें भी उनपे हमला करना चाहिए। नहीं, एक ये है सुरक्षा कि हमारे हितों के लिए क्या सुरक्षा है, नागरिक की क्या सुनी जा रही है, क्या उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने जल्दी में सुना होगा कि जो जनरल कैटेगरीज और SC ST OBC में हो रहा था कि हाँ जनरल कैटेगरीज वाले बच्चे जो हैं अगर वो कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो SC ST तुरंत उन पे ब्लेम कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, उनकी सुरक्षा का हनन हुआ। क्या हुआ? उनकी सुरक्षा का हनन हुआ। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं कि सुरक्षा क्या है, सिक्योरिटी क्या है और किस प्रकार इसको क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा क्या कि सुरक्षा का अर्थ एवं इसकी दोनों अवधारणाओं के नाम लिखिए। सुरक्षा का अर्थ क्या है? सुरक्षा का साफ साफ लिखा हुआ है कि सुरक्षा का अर्थ है खतरों, भय और हमलों से संरक्षण, यानी इन सभी चीजों से बचाव। और यह केवल देश की सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ देश की सीमा सुरक्षित है या फिर जो मिलिट्री सिस्टम सुरक्षित है या फिर जो वहां से वॉर हो रहे हैं हम उससे सुरक्षित है, नहीं, ये हमारे अधिकार के लिए भी, ये हमारे जीवन के लिए भी, ये हमारी स्वतंत्रता के लिए भी और देश के विकास के लिए भी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। दो टाइप है सुरक्षा के, ठीक है। सुरक्षा के दो मुख्य अवधारणाएं क्या क्या हैं? पहला है पारंपरिक सुरक्षा, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, और है दूसरा गैर पारंपरिक सुरक्षा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। पहले की हम बात करें तो ध्यान सुनना। पारंपरिक से आपको क्या समझ में आ रहा है? यह अवधारणा मुख्यतः देश की बाहरी खतरों से रक्षा पर केंद्रित होती है। जैसे कि नॉर्मली जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो सेना कैसे हमें सेव कर रही है, ठीक है, सेना कैसे हमारे लिए बचाव कर रही है, ठीक है। उसी प्रकार युद्ध और सीमाओं की सुरक्षा, जो भी युद्ध हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल इजराइल का भी युद्ध हो रहा है तो उनके लिए भी सुरक्षा क्या है कि किसी की डेथ ना हो बाय मिस्टेक, या फिर कोई भी फालतू में ना मारा जाए, ठीक है। पर फिर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जिसमें लोगों की सुरक्षा का हनन भी हो रहा है, ठीक है। तो इस वे में आप एग्जाम्पल लिख के आ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है गैर पारंपरिक सुरक्षा? गैर पारंपरिक सुरक्षा क्या होता है? यह अवधारणा आंतरिक और नए प्रकार के खतरों से संबंधित है, जैसे आतंकवाद, पर्यावरणीय समस्याएं और गरीबी, महामारी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मली अगर गरीबी है, ठीक है, गरीबी बहुत एक एपिक लेवल टॉपिक लेवल पर बढ़ गई तो उससे क्या होगा कि सुरक्षा पर हनन होगा, यानी कि उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो उनकी सुरक्षा पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी वे में पर्यावरणीय समस्या है। मान लो कोई भी आपदा आ गई, ठीक है, मान लो कोई भी डिजास्टर आ गए पर्यावरण में, तो क्या हम पर इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या हमारे जो डेली बेस की लाइफ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये हमारी सुरक्षा पे हनन है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। निष्कर्ष, ध्यान देना, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, 2 बार पढ़ना है, उसके बाद उसके आंसर लिखने प्लस निष्कर्ष लिख के जरूर आना। निष्कर्ष की अगर हम बात करें, कंक्लूजन, यानी कि ऑल ओवर क्वेश्चन से आपको समझ में क्या आया, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस क्वेश्चन। इस प्रकार सुरक्षा का दायरा व्यापक है जिसमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों प्रकार के खतरे शामिल होते हैं और दोनों ही देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। यानी कि सुरक्षा के 2 प्रकार हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, और दोनों ही सुरक्षा की अवधारणाओं में लिंक्ड हैं, जिसके द्वारा सुरक्षा पर
इम्पैक्ट पड़ता है, सुरक्षा पर हावी होते हैं ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिर सुरक्षा के बारे में आ रखा है इस ऑल ओवर बुक में। मैं बताती हूँ मेजॉरिटी क्वेश्चन सुरक्षा से इसमें आ रखे रिपीटेड थे, ठीक है। PYQs के क्वेश्चन थे, सुरक्षा के लिए एक नए खतरे के रूप में आतंकवाद की व्याख्या दो धारणाओं की सहायता से कीजिए। क्या बोला, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना। सुरक्षा के लिए एक नए खतरे, सुरक्षा के लिए एक नए खतरे के रूप में आतंकवाद की व्याख्या दो धारणाओं की सहायता से कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो भी सुरक्षा के लिए खतरे आ रहे हैं, ठीक है, आतंकवाद से, उनकी व्याख्या करनी दो धारणाओं से। जैसे कि अगर हम करें, आतंकवाद आज के समय में सुरक्षा के लिए एक गैर पारंपरिक नॉन ट्रेडिशनल खतरा है। इसे समझाने के लिए सुरक्षा की दो प्रमुख धारणाओं की सहायता ली जा सकती है। कौन कौन सी? पारंपरिक सुरक्षा और गैर पारंपरिक। अभी हम पढ़ के आए, पारंपरिक सुरक्षा कौन सी होती है? पारंपरिक सुरक्षा वो होती है जो सैन्य शक्ति, जो बाहर से होने वाले युद्ध, उन सब चीजों से हमें इम्पैक्ट करे, हमें नुकसान हो उससे, ठीक है। लेकिन गैर पारंपरिक कौन सी होती है? जो आपदाएं आती हैं, जो प्राकृतिक संकट होते हैं, या फिर गरीबी, ठीक है। तो ये दो प्रकार की अवधारणाएं, ये दो प्रकार की धारणाएं, इन दोनों को आप अच्छे से समझ लो। पारंपरिक और गैर पारंपरिक इजिली सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। पारंपरिक सुरक्षा के संदर्भ में आतंकवाद। पारंपरिक सुरक्षा में मुख्य ध्यान देश की सीमाओं और बाहरी हमलों से रक्षा पर होता है, यानी कि देश की सीमा जो है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, या फिर बाहर से आने वाले आतंकवादी अगर किसी कंट्री में, किसी स्टेट में आ भी रहे हैं, तो वहां के लोगों को इम्पैक्ट ना पड़े, वो कैसे सेव रखी हमें, तो वो हमारी सुरक्षा पे हनन ना हो। तो इसी प्रकार सुरक्षा की धारणाएं भी चेंज होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। आतंकवाद इस धारणा को चुनौती देता है क्योंकि यह किसी एक देश की सेना द्वारा नहीं, बल्कि छोटे छोटे समूह द्वारा अचानक हमलों के रूप में सामने आता है। यानी कि नॉर्मली मान लो कि छोटे छोटे समूह हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, अब वो किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, किसी प्रकार से चीजें खराब हो रही हैं, अब उसके द्वारा क्या है, आतंकवाद फैलता है, उसके द्वारा क्या है, वॉर क्रिएट होता है एक। और वॉर क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि जो अपोजिशन में होता है, जो 2 कंट्री वॉर करे, 3 कंट्री वॉर करे, 4 कंट्री वॉर करे, तो उनकी सुरक्षा भी तो हनन हुआ है ना। तो उसमें ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों की, ठीक है, सुरक्षा पे बहुत हनन होता है। तो ये क्या हो गया, सुरक्षा के क्वेश्चन। अब आती है बात समूह द्वारा अचानक हमले के रूप में सामने आते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल सेना के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं है। यानी कि सिर्फ सेना नहीं है कि जो सुरक्षा से हम बचा सके, हम खुद देशवासी, अगर हम किसी अनदर, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, इंडिया है, और इंडिया में अगर मान लो चाइना से अगर उसका कुछ मनमुटाव हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको बैठ के सुलझाना, ठीक है, बैठ के सुलझाना, या फिर जो भी चीजें हैं पहले नॉर्मली संभाल लेना। लेकिन अगर यहाँ के मिनिस्टर्स नहीं चाहा, यहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहा, नहीं हम लड़ेंगे, तुम्हारे पास वेपन्स नहीं है, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है कि तुम वहां से इमीडिएटली अच्छे से मतलब लड़ सको तुम उनसे, और तुम्हें जवाब दे सको उन्हें, फिर उससे क्या होगा, उनके द्वारा वॉर जो होगा ना, उसमें हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हमारी सुरक्षा का हनन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने हथियार नहीं, रिसोर्सेस नहीं है, इतना डेवलप नहीं है अभी कंट्री, ठीक है। तो इसलिए सुरक्षा को काबू रखना हमारे ही हाथों में होता है, अगर हम चाहें तो सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, गैर पारंपरिक सुरक्षा के संदर्भ में आतंकवाद। गैर पारंपरिक सुरक्षा में संदर्भ में आतंकवाद क्या है? गैर पारंपरिक सुरक्षा में आंतरिक और नए प्रकार के खतरों को शामिल किया जाता है। आतंकवाद सीधे तौर पर लोगों के जीवन, शांति और स्थिरता, को प्रभावित करता है। यानी जो भी आतंकवाद फैलता है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वॉर के जरिए या फिर किसी भी लड़ाई के जरिए, वो लोगों के जीवन पर, शांति पर, स्थिरता पर फैलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देख लो जो LPG के इश्यूज हुए हैं, जो भी इजराइल की लड़ाई हो रही है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, जो LPG प्रोड्यूस होता है दूसरी कंट्री से आता है, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसमें कितने इश्यूज आ रहे हैं। तो क्या लोगों के जीवन पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? हाँ पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको हटाओ, ठीक है। नॉर्मल जो युद्ध होते हैं, नॉर्मल युद्ध के बाद क्या लोगों पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठीक है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास चीजें नहीं है, तो तुम क्यों वॉर कर रहे हो? ठीक है, तुम वॉर कर रहे हो, कोई बात नहीं, उससे कितना दूसरों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो उनकी सुरक्षा के लिए इफेक्टफुल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यह समाज में भय और सुरक्षा का वातावरण पैदा करता है, जिससे विकास और सामान्य जीवन बाधित होता है। यानी कि अगर सुरक्षा की बात आ जाए तो इसमें क्या बोल रखा है, यह समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है, जिससे विकास और सामान्य जीवन बाधित होता है। यानी कि जो भी विकास का स्तर है, अगर हमें विकास कर रहे हैं हम, ठीक है, और ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, ठीक है, वॉर हो रहे हैं, तो क्या डेवलपमेंट पे रुकावट आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि
भाई वॉर कर रहे हो तुम किसी कंट्री से, उसमें तुम्हारे रिसोर्सेस खर्च हो रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं, ठीक है। उसमें तुम्हारे उसमें मिलिट्री सैन्य शक्ति व्यर्थ जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, तुम ना एक कदम पीछे जा रहे हो वॉर से। अगर तुम जीत गए तो बात अलग है, लेकिन एक कदम तुम पीछे जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे सुरक्षा पर ही एक टाइप का प्रतिबंधित हो गया, ठीक है, जिसके कारण हमारे सुरक्षा पर बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार आतंकवाद सुरक्षा के लिए एक ऐसा नया खतरा है जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों ही सुरक्षा अवधारणाओं को चुनौती देता है, और इसके समाधान के लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता होती है। यानी कि ये एक ऐसा पहलु है जो कि हमारी जिंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए अस्थिरता क्रिएट करने का मेन जरिया है, ठीक है। अगर सुरक्षा पर बिल्कुल भी हनन होता है तो फिर वो हमारी अस्थिरता क्रिएट करने का मेन जरिया होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, सुरक्षा के लिए खतरे के 3 नए स्रोत। क्या बोल रखा है, सुरक्षा के लिए खतरे के 3 नए स्रोत। सुरक्षा के लिए खतरे के 3 नए स्रोत और उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आधुनिक समय में सुरक्षा के खतरे केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कई गैर पारंपरिक ट्रेडिशनल स्रोत उभरकर सामने आए हैं। कौन कौन सा, पहला आतंकवाद है, ठीक है। बोला गया है कि सुरक्षा के लिए खतरे के 3 नए स्रोत को उदाहरण सहित बोलिए, ठीक है। उदाहरण से बताना कि सुरक्षा के लिए जो खतरे हैं उनके जो नए नए स्रोत है वो क्या क्या है। पहली बात तो आतंकवाद, टेररिज्म, ठीक है। मान लो अभी जो दिल्ली में हुआ था रेड फोर्ट पर, ठीक है, जो हमला हुआ था उसमें बोला गया कि डॉक्टर वगैरह पकड़े गए थे, समथिंग ऐसा कुछ टेररिस्ट थे, ठीक है। तो क्या वो हमारी सुरक्षा के लिए इम्पैक्टफुल था? बिल्कुल था, क्योंकि हमें नहीं पता ना उस टाइम पे कितने लोग मार जाते। अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट एक पब्लिक फुल एरिया में होता, वो तो कहोगी ऐसे एरिया में हुआ जहाँ पे मतलब हुई तो लोगों की डेथ, लोग लोगों की डेथ भी हुई, लोगों को चोट भी लगी, ठीक है, लोगों को अपनी सुरक्षा को भी खोना पड़ा, ठीक है। तो उससे क्या है कि हमें पता चलता है कि हाँ, आतंकवाद एक सुरक्षा का पहलू है जिसके द्वारा हमारी सुरक्षा पर हनन हो सकता है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। बात करेंगे, आतंकवाद ऐसे हिंसक कार्यों को दर्शाता है जिनका उद्देश्य समाज में भय और अस्थिरता फैलाना होता है। यह आम नागरिकों और महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाते हैं, ठीक है। उदाहरण, अमेरिका, अमेरिका में 9 नवंबर को हुआ था अमेरिका, और 26/11 मुंबई हमला हुआ था, जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये टेररिज्म है, टेररिस्ट द्वारा किया गया अटैक जो नॉर्मल लोगों की जिंदगी पर हावी होता है, जो बनाता है आम जनता को अपना मोटिव कि अगर हम यहाँ पे कुछ अटैक करेंगे तो तुरंत सब बिखर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पर्यावरणीय खतरे। पर्यावरणीय खतरे क्या है, थ्रेट्स क्या है, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स क्या है। इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं कि जलवायु परिवर्तन, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जलवायु में परिवर्तन ऐसा हुआ, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, या फिर मतलब अचानक डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो इसमें क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे खतरे मानव जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं। ये समस्याएं सीमाओं से परे होती हैं और वैश्विक सहयोग की मांग करती हैं। इसमें पर्यावरण में क्या होता है कि जितने भी टाइप के डिजास्टर्स हैं, जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं, वो क्रिएट होता है पर्यावरण के जरिए, ठीक है। मान लो कि बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, हद से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या एक ना एक दिन प्रकृति अपना रूप दिखाएगी? जी बिल्कुल दिखाएगी। प्रकृति दिखाएगी, इस प्रकार की बाढ़ आ जाएगी, प्रकृति दिखाएगी, इस प्रकार की सुनामी आ जाएगी, प्रकृति दिखाएगी, इस प्रकार की सूखा पड़ जाएगा। तो ये सब जो चीजें होंगी ना, ये प्राकृतिक आपदा होती है, ठीक है। और प्राकृतिक आपदा जहां होगी ना, तो वो प्राकृतिक सुरक्षा का रूप ले लेती है। यानी प्राकृतिक जो खतरे होंगे ना, पर्यावरणीय जो खतरे होंगे, वो हम सबकी लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं, और हमारी वजह से ही, क्योंकि पॉल्यूशन भी तो हमने किया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, महामारी और बीमारियां। महामारी और बीमारियां क्या है, हेल्थ थ्रेट्स। नई नई बीमारियां और महामारी भी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं। ये तेजी से फैलकर जनजीवन और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, क्या फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 हो गया, फ्लू हो गया, जो अभी बात कर रहे हैं अगर हम की, तो अमेरिका में भी एक बार आया था कोई एक महामारी फैली थी जिसके द्वारा प्लग बोलते थे आई थिंक, जिसके द्वारा क्या हुआ था, सैनिकों के द्वारा आया था, मिलिट्री के द्वारा, वहां पर फसलें रुक गई थी, वहां पर लोग बहुत मरे गए थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक ऐसी महामारी आना, एक ऐसा सिचुएशन आना उस टाइम पर कि हर जगह महामारी बीमारियां फैल जाना, उसके कारण क्या होता है कि लोगों को उसमें भी जीवित रहने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। किसी का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो किसी को कोई वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहा, कोई बीमारी हैंडल नहीं कर पा रहा। कोविड-19 ही देख लो आप, कोविड-19 जब आया था तो कितने लोग मारे गए, कहाँ से आया था कोविड-19? चाइना से, ठीक है। तो कोविड-19 जब आया तो कोविड-19 के तहत क्या हुआ कि महामारी ऐसे फैली ना कि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट मतलब
कहाँ कहाँ तक नहीं फैली और उसके बाद इसने कितना व्यर्थ किया चीजों को, बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई, ठीक है, क्या उनकी सुरक्षा खराब हुई कि नहीं हुई, ठीक है, लोगों की हेल्थ खराब हो गई, लोग कितने सारे मरे, तो ये सब क्या है, ये है हमारे सुरक्षा के पहलू। कितना क्लियर हुआ। आती बात हमारे निष्कर्ष की, मैंने बोला आपसे कि कंक्लूजन लिख के आना है तो आना है, कंक्लूजन के आपके फ्री नंबर मिलेंगे एक के, अगर आपने ऑल ओवर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया तो सच में कंक्लूजन नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार आधुनिक समय में सुरक्षा के नए स्रोत बहुआयामी है, जिससे निपटने के लिए केवल सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि सहयोग और समन्वय भी आवश्यकता है। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि सैन्य शक्ति हमारे पास हो, अगर मैंने बोल दिया अगर मैं एक कंट्री है, वहां पे हमारे पास सैन्य शक्ति बहुत सारी है भाई, मतलब इतनी सैन्य शक्ति है ना कि हाँ आराम से हम किसी से वॉर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास इकोनॉमी अच्छी नहीं, तुम्हारी पर्यावरण तुम्हारा अच्छा नहीं है, या फिर लोग उससे, तो क्या उसमें सुरक्षा है? नहीं है, क्योंकि लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। क्लियर इतना? तो ये क्या हो गया हमारा सुरक्षा के लिए खतरे। ठीक है, क्या हुआ? सुरक्षा के लिए खतरे के 3 नए स्रोत। कहीं ना कहीं सुरक्षा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम वैश्विक सुरक्षा और मानवता की सुरक्षा। क्या बोला मैंने? वैश्विक सुरक्षा और मानवता की सुरक्षा। वैश्विक का मतलब क्या होता है? वैश्विक का मतलब क्या होता है? ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो क्या है, यानी कि एक देश का दूसरे देश संबंध किस प्रकार है? ट्रेड के जरिए है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जरिए है, ट्रेडिशन के जरिए है, किसी भी और क्या बोलते हैं संस्कृति के जरिए, किसी भी चीज के जरिए है, जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको बोलते हैं हम क्या? क्या बोलते हैं? वैश्विक सुरक्षा। ठीक है, वैश्वीकरण बोलते हैं वैसे, और इसमें बात करें वैश्विक सुरक्षा। वैश्विक सुरक्षा क्या होता है? मीनिंग ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। ठीक है, वैश्विक सुरक्षा का अर्थ है पूरे विश्व को विभिन्न खतरों से सुरक्षित रखना। इसमें केवल किसी एक देश की सुरक्षा नहीं बल्कि सभी देशों और उनके नागरिकों की सुरक्षा शामिल होती है। यानी कि पूरे विश्व को, क्या बोला मैंने? पूरे विश्व को किसी भी खतरे से सुरक्षित रखना। इसमें केवल किसी एक देश की सुरक्षा नहीं बल्कि सभी देशों और उनके नागरिकों की सुरक्षा शामिल होती है। ठीक है, यानी कि अगर जो वॉर हो रहा है, अगर वो चाहे तो उस वॉर को खत्म करके एक दूसरे की सुरक्षा पे सोच सकते हैं ना, कि हाँ मेरी वजह से इनको तकलीफ हो रही है या फिर मेरी वजह से इनको तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारी सुरक्षा भी मैटर करती है। व्याख्या। आज के समय में कई समस्याएं ऐसी हैं जो सीमाओं से परे बॉर्डर लेस होती हैं, जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी आदि। यानी कि ये सिर्फ बॉर्डर वाला खेल नहीं कि हाँ बॉर्डर पे मैं तैनात हूँ एज अ सोल्जर, ठीक है, अब कोई आएगा ढूंढ ढूंढ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉर्डर पे जो हो रहा है वो अलग है। अगर आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर हम सबके लिए भी सोचा जाएगा कि आतंकवाद, जो टेररिस्ट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, अचानक से आतंक कर दिया, क्या वहां पे बॉर्डर पे कुछ हुआ? नहीं। तो बॉर्डर वाली चीजें अलग है, सिर्फ बॉर्डर वाली सुरक्षा नहीं, सुरक्षा हमारे इंटीरियर भी होती है कि हम कैसे, हमारी लाइफ कैसे सेफ है, कैसे लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें, इनसे निपटने के लिए देशों को आपसी सहयोग और संयुक्त प्रयास करने पड़ते हैं। यानी कि अगर उन्हें सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा से निकलना है तो उन्हें क्या करना पड़ता है? देशों को आपसी सहयोग, यानी कि आपस में अच्छे संबंध बनाना, जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण, और संयुक्त प्रयास करने पड़ते हैं, सबको एक रखकर रहना प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, इसका अगर हम निष्कर्ष पढ़ें तो वैश्विक सुरक्षा का उद्देश्य पूरे विश्व में शांति, स्थिरता और सहयोग बनाए रखना है। जैसा कि इंडिया का मेन मानना यही है कि अगर कोई भी बातचीत होती है, कोई भी मनमुटाव होते हैं, तो उसको हम बैठ के समझा दें, बैठ को सुलझा लें, तो अगर वो सुलझ जाए तो बेस्ट है। उससे पहले हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने, शांतिपूर्वक। तो इंडिया का मानना ये है कि उसे किसी के पक्ष में जाकर विवाद नहीं करना, विमर्श नहीं करनी अपनी चीजों को, उसे सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से रहना है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सुरक्षा को अपना सकते हैं वैश्विक लेवल पर। ठीक है, अब आती बात हमारी मानवता की सुरक्षा। इसमें तो बोल रखा है वैश्विक सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा, यानी कि वैश्विक सुरक्षा ये हो गई, अब मानवता की सुरक्षा हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, वैश्विक यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर, मानवता की सुरक्षा यानी कि जो प्राइमरी एम होता है, यानी जो हमारी खुद की। ठीक है, मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? केंद्रीकृत और व्यापक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। यानी जो मानवता की सुरक्षा है उसके क्या क्या लक्ष्य हैं और उसको हमें बताना है। ठीक है, प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मानव जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना, नागरिक को भय, हिंसा, गरीबी और बीमारी से बचाना। यानी कि नॉर्मली अगर मैं एक इंसान हूँ तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं सही रहूं, स्वस्थ रहूं। ठीक है, क्या बोला गया है मेरे को यहाँ पर कि मानव जीवन, स्वतंत्रता, मेरे को स्वतंत्र रहना है। ठीक है, अगर कोई मेरे को एक पिंजरे में बंद करके रख रहा है, ठीक है, तो क्या वो मेरे सुरक्षित है? नहीं, क्योंकि मुझे भी आजादी है बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, घूमने की, फिरने की, समथिंग। तो ये क्या है? मेरी सुरक्षा, मेरी खुद की भी एक सुरक्षा है, मेरी खुद की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता आ गया। गरिमा की रक्षा, यानी कि जो मेरी गरिमा है, ठीक है, जो उसकी रक्षा करना। फिर नागरिक को भय,
नागरिक किसी भी चीज का डर नहीं, किसी और से क्यों डरना, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिंसा, गरीबी और बीमारी, यानी जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब, और जो गरीबी आती है, गरीबी के कारण जो सुरक्षा हानि होती है वो सबसे बेस्ट, वो सबसे वर्स्ट होती है, सबसे बेकार होती है। और उसके बाद क्या होती है, बीमारी। गरीबी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गरीबी एक ऐसा पार्ट है ना लाइफ का, जो अगर किसी मतलब किसी टॉपिक पर आया, किसी चीज पर आया, किसी के ऊपर आया, सॉरी, ठीक है, किसी ने कोई गरीबी से चल रहा है, ठीक है, किसी को कोई गरीब है, सॉरी, कोई गरीब है, तो उसमें क्या होगा कि उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, ठीक है। एक इंसान गरीब तब होता है जब उसके पास रोटी कपड़ा मकान ना हो। एक इंसान निर्धन तब होता है जब उसके पास रोटी कपड़ा मकान ना हो, ठीक है। अब उसके पास वो तीनों चीजें नहीं है, तो क्या उसकी सुरक्षा का हनन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एक ऐसे देश में रहने के बावजूद भी उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो उसकी सुरक्षा तो खराब है, ठीक है। जो गरीब नहीं है, जो गरीब है, उसके बाद क्या है, बीमारी। बीमारी का अर्थ क्या है, बीमारी से क्या समझते हो आप, कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो ये मेरी सुरक्षा का हनन है, कि यहाँ का इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा है, या फिर मुझे रिसोर्सेज ऐसे मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि सुरक्षा मानवता के आधार पे क्या है, ठीक है। सुरक्षा का केंद्र अब व्यक्ति है, राज्य नहीं, ठीक है। केंद्रीकृत दृष्टिकोण, यानी कि सुरक्षा का केंद्र क्या है, अब व्यक्ति। अगर व्यक्ति सही रहेंगे तो राज्य बन पाएगा, राज्य सही रहने से व्यक्ति नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ समझ लेना, केंद्र के दृष्टिकोण, सुरक्षा को विशेष क्षेत्रों, सैन्य, आतंकवाद तक सीमित करना, यह जल्दी परिणाम देता है, पर व्यापक खतरे नजर अंदाज रह सकते हैं। बोला गया है कि सुरक्षा को विशेष स्तर, यानी सैन्य और आतंकवाद तक सीमित करना, मतलब जो सैन्य और आतंकवाद है वहीं तक सीमित रहे, उसके आगे जो व्यापक है उसे नजरअंदाज किया जाए, तो इसको बोलते हैं हम केंद्रीकृत दृष्टिकोण, यानी फोकस्ड अप्रोच। कि सिर्फ अगर जो बाहर से वॉर हो रहे हैं या फिर जो भी चीजें हो रही है वो सिर्फ वहीं तक रहे। क्यों इंटीरियर आतंकवाद हो रहा है, क्यों इंटीरियर यहाँ पे आके नेट फोर्ट्स पर, यहाँ पर आके नॉर्मली मुंबई वगैरह में टेररिस्ट आते हैं, और टेररिस्ट आकर यहाँ पर अटैक कर देते हैं सडन, अचानक से, वहां पे कितनी पब्लिक हो कुछ भी नहीं पता, अचानक से सबकी डेथ। तो ये सब क्या है, ये उनकी सुरक्षा के लिए उनके सुरक्षा के लिए एक गलत वे है, ठीक है, कि उनकी सुरक्षा का हनन हो रहा है। उसके बाद क्या है, व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉड अप्रोच, सुरक्षा को सभी पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और स्वास्थ्य, यानी सुरक्षा को सभी पहलुओं के द्वारा देखा जाए, कि जो उनकी आर्थिक है, जो उनकी सामाजिक है, और जो भी उनका पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा है, उस पर ध्यान देते हुए उद्देश्य स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। यानी कि जो भी सुरक्षा है वो व्यापक रूप पे, ठीक है, क्या बोला है, दृष्टि के केंद्र के दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण, ये 2 टाइप के दृष्टिकोण है, और प्राथमिक लक्ष्य में बताई दिया जो गरीबी वगैरह आते हैं। तो ये क्या है, मानवता की सुरक्षा, कि अगर मानव को सुरक्षित रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इंसान हूँ, मुझे नहीं पता कि अभी कहाँ कुछ अटैक हो जाए, वही जस्ट ब्लास्ट, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो मेरी सुरक्षा का एक मिसयूज हुआ। तो ये सब क्या है, ये हमारी सरकार को, ये हमारी गवर्नमेंट को, ये हमारे कंट्री को देखना चाहिए कि जो आतंकवाद है वो सीमित रहे, कहाँ तक, सीमा तक, ठीक है। अगर उसको बाहर कंट्री से लड़ना है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, उससे आंतरिक लेवल पर हम पर इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। ये हो गया हमारी सुरक्षा। आगे हम बात करते हैं कि भारत की सुरक्षा नीति और ऐतिहासिक प्रभाव। भारत द्वारा गैर पारंपरिक सुरक्षा की बजाय पारंपरिक सुरक्षा पर अधिक खर्च करने के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी भारत ने जो गैर पारंपरिक सुरक्षा की बजाय किस पे खर्च किया है, पारंपरिक सुरक्षा। आगे मैंने पढ़ाया था कि पारंपरिक सुरक्षा, गैर पारंपरिक सुरक्षा क्या होती है, ठीक है। तो इसको रिकॉल करना, बाकी मैं पढ़ाती हूँ अभी। पड़ोसी देशों से बाहरी खतरे, भारत को अपने पड़ोसी देश जैसे चाइना और पाकिस्तान से सुरक्षा संबंधित चुनौतियां बनी रहती हैं। सीमा विवाद के कारण सैन्य तैयारी आवश्यक है। बोला गया है कि पड़ोसी देशों से बाहरी खतरे, यानी कि भारत ने रिलेशन ऐसे बना रखे हैं कि रिलेशन सबसे नहीं, पाकिस्तान चाइना से तो स्पेशली ऐसे बन रखे हैं कि भारत को अपने पड़ोसी देश जैसे चाइना और पाकिस्तान से सुरक्षा संबंधित चुनौतियां बनी रहती हैं। सीमा विवाद के कारण सैन्य तैयारी आवश्यक है, यानी कि वहां पे बॉर्डर्स पे स्टिल सोल्जर्स तैनात रहते हैं, ताकि अगर हल्का सा भी इफेक्ट पड़े, हल्का सा भी कुछ वॉर का लगे कि हाँ वॉर होने वाला है, फिर कुछ भी समथिंग अटैक होने वाला है, तो वो वहां पर हमेशा तैनात रहता है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी आंतरिक सुरक्षा क्या, जो यहाँ पर हमारे नॉर्मल लेवल पर है, ठीक है, जो यहाँ पर टेररिस्ट आ जाते हैं, तो इस वे में भी हमारी सुरक्षा का हनन होता है। सीमा की सुरक्षा और अखंडता। सीमा की सुरक्षा मतलब भारत की सीमाएं बहुत विस्तृत और संवेदनशील है, यानी बहुत बड़ी फैली हुई है, दूर दूर तक फैली हुई है। देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए मजबूत सेना जरूरी है, यानी कि देश की अगर सुरक्षा करनी है, अगर उन्हें बॉर्डर लेवल पर ही सुरक्षा करनी है कि हाँ अगर वहां सुरक्षित है तो यहाँ पर नहीं आ सकते टूरिस्ट वगैरह, सॉरी टेररिज्म वगैरह, टूरिस्ट नहीं, टेररिज्म वगैरह, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए कि जो सैन्य सुरक्षा है उसको मजबूत करें, ठीक है। दूसरा क्या है,
जो क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेना करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि भारत एक बहुत विस्तृत है, ठीक है, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए उसको सेना और जो इसके चीजें हैं उसको मजबूत करनी चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। युद्ध और सैन्य खतरों की संभावना। सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि मैं सेफ हूँ, सुरक्षा का मतलब ये है कि किस प्रकार हमारी स्वतंत्रता को, हमारे विचार को या फिर हमारे राइट्स को, ये तो हमारी आंतरिक होगी कि हमें किस प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमारे लिए किस प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये हमारी सुरक्षा होगी। बाकी जो हमारे सैन्य लेवल पर है, जो हमारे बॉर्डर लेवल पर है, वहां की सुरक्षा कि हाँ किस प्रकार दूसरे देश अटैक कर रहे हैं, किस प्रकार वो हैंडल कर रहे हैं, वो सुरक्षा, ठीक है। तो सुरक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं वॉर करना, सुरक्षा का मतलब ये भी है कि किस प्रकार किसी की बात भी किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, किसी की स्वतंत्रता पर, किसी की आजादी पर, किसी की राइट्स पर, ठीक है, तो उसमें भी स्वतंत्रता का हनन होता है। भविष्य में संभावित युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए रक्षा तैयारियों पर अधिक निवेश करना आवश्यक होता है। यानी इसमें क्या बात करके युद्ध और सैन्य खतरों की संभावना, जो भी युद्ध होते हैं, जो भी सैन्य खतरे का मतलब ही यही है कि जो सैनिकों के लिए सैनिकों या फिर जो हमारे सोल्जर्स हैं या फिर जो हमारे सैन्य शक्ति है उस पर अगर खतरे कुछ क्रिएट हो रहे हैं तो वो हमारे आगे के लिए भविष्य से संबंधित युद्ध के लिए एक स्थिति क्रिएट होती है और उससे निपटने के लिए रक्षा तैयारी रखना एक अधिक आवश्यक चीज है, ठीक है। यानी कि अगर हमें लगता है कि हाँ इन फ्यूचर हमें लड़ना पड़ेगा किसी से, तो हमें पहले से अपने रिसोर्सेज को मजबूत करना पड़ेगा, हमें पहले से ही अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, हमें पहले से ही अपनी सुरक्षा बनाए रखना पड़ेगा कि हमारी सुरक्षा पे कोई हनन ना पड़े, ठीक है। 1962 में भारत पर हुए चीन के आक्रमण के किन्हीं दो परिणामों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंडियन बुक में भी और ऑलरेडी इसमें भी आ चुका है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। 1962 पर हुए चीन की आक्रमण के किन्हीं दो परिणामों का वर्णन कीजिए। क्या बोल रही हूँ मैं, 1962 में चीन, ध्यान देना 3 पंचवर्षीय योजना आई थी, क्या आई थी, 3 पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 3 में से पहले में कृषि पे ध्यान दिया, दूसरे में उद्योग पर और तीसरे पे जब दिया गया तो चीन ने हमला कर दिया। अब चीन ने हमला किया तो क्या हुआ, ध्यान देना, भारत की रक्षा नीति में परिवर्तन, रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया, सेना का विस्तार किया गया, रक्षा बजट बढ़ाया गया और आधुनिक हथियार पर अधिक ध्यान दिया गया। यानी जब चीन ने हमला किया तो भारत को रियलाइज हुआ कि भाई अगर हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होंगे, अगर हमारे पास मिलिट्री रूल्स नहीं होंगे, अगर हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तो हम किसी से लड़ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने किस किस पे ध्यान दिया, ध्यान सुनना, कि रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, सेना का विस्तार किया, क्या किया, सेना का विस्तार किया, ठीक है, रक्षा बजट बढ़ाया गया, ठीक है, आधुनिक हथियार बनाए गए और अधिक ध्यान दिया गया है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पर, विदेश नीति पर प्रभाव दिया गया। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति मैंने पढ़ाया है फर्स्ट वीडियो में कि गुटनिरपेक्ष नीति क्या होती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM नाम से आ जाएगा पेपर में देखने को कि ये किस प्रकार प्रभाव करता है। देखो भारत ने क्या किया था, गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी, जिसके तहत उन्होंने क्या कहा, भारतीयों ने क्या कहा कि मैं भारतीय, ठीक है, हम सब भारतीय जो है, हमें किसी के पक्ष में जाके बात नहीं करनी है। अगर अमेरिका जैसे USA और USSR के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि वो दोनों आपस में कोल्ड वॉर कर रहे थे, शीत युद्ध हुआ था उनके बीच में। तो उसमें ये हुआ कि कुछ कंट्रीज अमेरिका के पक्ष में थे, कुछ USSR के, तो इंडिया ने किसी एक के पक्ष में इन्वॉल्व होना नहीं चाहा। इंडिया क्या कहता है कि अगर मैं किसी एक के पक्ष में इन्वॉल्व हो गया और वाद विवाद के जरिए चीजें बढ़ गई तो आगे चल के मेरे जो रिलेशन है, वैश्वीकरण जो है मेरा, वैश्विक रूप में जो मेरे रिलेशन है वो सब खराब हो जाएंगे। तो मेरे को ऐसा कुछ खराब नहीं करना, मैं बीच में रहूंगा, अगर इनको हेल्प चाहिए तो मैं इनको हेल्प कर सकता हूँ, अगर इनको चाहिए तो इनको। तो भारत ने क्या अपनाया, गुटनिरपेक्ष नीति की चुनौती मिली, भारत ने अन्य देशों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाया और अपने विदेश नीति में व्यवहारिक बदलाव किए। इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं तो क्या है, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं और CBDR सिद्धांत। वैश्विक पर्यावरणीय समस्या क्या है, देखते हैं क्वेश्चन को। वैश्विक राजनीति के किन्हीं तीन, यहाँ पे किन्हीं आएगा, के किन्हीं तीन पर्यावरणीय सरोकारों का समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। सही बात है कि अगर वैश्वीकरण राजनीति है, ठीक है, तो उसका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता। जैसे कि जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव पूरे ग्रह पर पड़ता है, उदाहरण पेरिस समझौता। यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन होता है, ठीक है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उत्सर्जन वगैरह होता है कार्बन का, तो क्या है, वो पूरे के पूरे ग्लोबल पूरे ग्रह पर पड़ रहा है, ना कि किसी एक देश पर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कोई एक देश नहीं निकाल सकता, सभी को मिलकर निकालना पड़ेगा। आगे क्या बात देखिए, वन और जैव
विविधता का नुकसान, ठीक है। वन और जैव विविधता का नुकसान से मतलब क्या है, पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक है, उदाहरण CBD, यानी कि जो भी हमारे वन है, जो भी हमारे जैव हैं, जो भी हमारे पशु पक्षी हैं, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हमारे रह रहे हैं, ठीक है, पशु पक्षी हो गए, जानवर हो गए, तो जैव विविधता जो भी है ना, तो उस पर जो नुकसान हो रहा है वो पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक है, यानी वो ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड में किस प्रकार हो रहा है, तो वो किसी एक कंट्री के हाथ में नहीं, उसे हर एक कंट्री को सोचकर उस पर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सागर और जल संसाधन का संकट, यानी कि जो भी हमारे समुद्र है, जो भी हमारे सागर है और जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेस हैं, उस पे क्या संकट है, महासागर सीमा पार होते हैं, उदाहरण UNCLOS, यानी कि जो महासागर है वो सीमा पार होते हैं। महासागर की बात करूं मैं तो जो कनेक्ट हो रहे हैं इंडिया से, वो जरूर वो किसी और कंट्री से कनेक्ट हो रहे होंगे, तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ इंडिया ही खराब कर रहा हो सकता है कोई और कंट्री भी खराब कर रहा हो, तो फिर उसके लिए जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो दोनों को मिलकर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वैश्विक राजनीति के 3 पर्यावरणीय सरोकारों का समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। हमेशा ध्यान रखना कि जो वैश्विक स्तर पे पर्यावरण पर हनन होगा वो कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता समाधान, उसका समाधान होगा तो सभी मिलकर ही कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आती बात हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, साझा परंतु अलग अलग जिम्मेदारी CBDI के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बोल रखा है, साझी जिम्मेदारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया का पर्यावरण सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को योगदान देना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सभी के हित में, सभी को काम करना है उसके लिए, ठीक है, किसी एक के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल बोला गया है कि भारत में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही पर्यावरण पर ध्यान देंगे, नहीं, हम सभी को भी देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, साझी जिम्मेदारी यानी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि दुनिया का पर्यावरण सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इससे सभी को योगदान देना चाहिए, किसी एक को नहीं, किसी एक के पक्ष में हम बात नहीं कर सकते, या फिर किसी एक को ही हम नहीं टारगेट कर सकते कि तुम ही करो सही, ठीक है। इसके बाद क्या है, अलग अलग जिम्मेदारियां, डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विकसित देशों के पास अधिक तकनीक और वित्तीय संसाधन है, अतः उनका योगदान अधिक होगा, विकासशील देशों की जिम्मेदारी उनकी क्षमता के अनुसार होगी। यानी कि इसका मतलब ये बोल रखा है कि अगर किसी देश के पास रिसोर्सेज बहुत है, रिसोर्सेज यानी संसाधन बहुत है, ठीक है, जो विकसित है, तो उनके पास तकनीक है, उनके पास चीजें, रिसोर्सेज है, संसाधन है, तो वो अपना योगदान दे सकते हैं अच्छे से। बाकी जो विकासशील देश है वो उनके क्षमता के अनुसार, क्षमता मतलब जितना तुम कर सकते हो उतना तुम करो, ठीक है, तो उतना ही करोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है, जो साझा परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का मोटिव है ना, साझा परंतु अलग अलग, इसका मतलब ये है कि हर कोई सेम प्रकार से सुरक्षा, हर कोई सेम प्रकार से हर कोई सेम प्रकार से इन्वॉल्व नहीं हो सकता किसी भी चीज में, पर्यावरण की बात करो या फिर किसी भी चीज में, ठीक है। पर्यावरण में ऐसे बात कर रखा है कि वर्ल्ड लेवल पर अगर, तो हर एक कंट्री का मोटिव होता है कि वो अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखे, अपने पर्यावरण को साफ रखे, ठीक है। अब उसमें बात करते हैं कि कुछ अगर तकनीकी लानी है, कुछ अगर संसाधन प्रोवाइड करने हैं, तो जो भी हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित कंट्री हैं, तो उनका तो होता है कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस पर वर्क करें, लेकिन जो विकासशील है उनको बस इतना कहा जाता है कि जितना तुम कर पाओ उतना तुम कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, निष्कर्ष ध्यान सुन लेना, यह सिद्धांत समानता और न्याय सुनिश्चित करता है, यानी कि इक्वालिटी और न्याय, कि हाँ जो कंट्री काम कर रही है उसके लिए भी इक्वालिटी, और जो सुरक्षा है उस पर भी वर्क हो जाएगा, ठीक है। और न्याय सुनिश्चित करता है, विकासशील देशों पर अत्यधिक दबाव नहीं पड़ता। विकासशील का मतलब समझ रहे हो, जो जिसका विकास हो रहा है, ठीक है। मान लो कोई विकसित देश है, अब विकसित देश मना कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा, और सारा काम विकासशील को करना पड़ रहा है, तो क्या विकासशील का डेवलपमेंट कभी हो पाएगा? तो इन दोनों पर जो इक्वालिटी आती है वो कुछ इसी प्रकार आती है कि विकसित देश करता है और विकासशील देश को क्षमता अनुसार करना पड़ता है। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ EU, यानी अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ EU का मतलब क्या है कि किस प्रकार अधिराष्ट्रीय संगठन ने यूरोपीय संघ में भूमिका निभाई, उस बात करेंगे हम। क्वेश्चन है, अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ की भूमिका का उदाहरण की सहायता से विश्लेषण कीजिए, ठीक है। अधिराष्ट्रीय सुपर नेशनल संगठन, यह वह संगठन है जो सदस्य देशों को संप्रभुता को कुछ हद तक साझा करके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक निर्णय लेता है। संप्रभुता का मतलब
देखो ध्यान सुनना, यह वह संगठन है जो सदस्य देशों को संप्रभुता के कुछ हद तक साझा करके, यानी जितनी भी डाइवर्सिटी, जितनी भी चीजें हैं उन सभी का साझा करके, उन सभी चीजों को समझ के, सोच के उनका साथ देता है, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने के लिए। उसको बोलते हैं हम अधिराष्ट्रीय संगठन। क्या बोलते हैं? अधिराष्ट्रीय संगठन। साझा आर्थिक और व्यापारिक नीति। साझा आर्थिक और व्यापारिक नीति का मतलब क्या है? ईयू ने साझा बाजार और यूरो मुद्रा की व्यवस्था की, यानी ईयू ने ही क्या किया? साझा बाजार। साझा बाजार का मतलब क्या है? कि इक्वल हो बाजारी व्यवस्था में भी, ठीक है, और यूरो मुद्रा की व्यवस्था की, यानी जो मुद्रा है, जो वहां की करेंसी है, उसकी व्यवस्था की, ठीक है। विश्लेषण, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच व्यापार आसानी से होता है। आर्थिक निर्णय राष्ट्रीय स्तर से ऊपर जाकर साझा मंच पर लागू होते हैं, जो इस अधिराष्ट्रीय बनाते हैं। यानी कि जो भी हमारे फ्रांस और जर्मनी और इटली के बीच व्यापार होते हैं, ठीक है, उसे उसे आसानी होती है किससे? साझा आर्थिक और व्यापारिक नीति से, क्योंकि एक नीति ऐसी है जिसमें उन्होंने जो अपनी करेंसी जारी की है, ठीक है, जो उनका मुद्रा है, ठीक है, यूरो मुद्रा, उसके जरिए और बाजार में जो सीमित चीजें हैं उसके जरिए फ्रांस, जर्मनी और इटली को व्यापार करने में आसानी होती है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर इंडिया में जो इंडिया करेंसी है रुपी, और रुपी के आधार पर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 5 किलो गेहूं यहाँ पर 50 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है और यहाँ पर 100 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, ठीक है, दूसरे स्टेट में। तो ये क्या है? ये इनइक्वालिटी आ गई कि हाँ, यहाँ पे असमानता आ गया। तो इसके जरिए क्या होगा? लोगों में असमानता फैलेगी, लोगों में इनइक्वालिटी फैलेगी और लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ सकती है। तो ये सब चीजें ना गवर्नमेंट डिसाइड करती है, नीति डिसाइड करती है, प्लानिंग डिसाइड करती है कि किस प्रकार हमें मैनेजमेंट करनी है। अब आती बात सेकंड पॉइंट की, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीति निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है? यानी कि दूसरे देश से किस प्रकार हमें सहयोग मिल रहा है, और नीतियां यानी प्लानिंग्स कैसे बन रही है। ईयू पर्यावरण और मानवाधिकार संबंधित साझा कार्यक्रम लागू करता है, यानी ईयू जो है वो पर्यावरण और मानव अधिकार संबंधित साझा कार्यक्रम लागू करता है, ठीक है। क्या करता है? पर्यावरण और मानव अधिकार। पर्यावरण यानी जो हमारे पर्यावरण है, ठीक है, उसके लिए, और जो भी हमारे मानव अधिकार है, जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, उसके लिए नीति और कार्यक्रम लागू करता है। जैसे कि यूरोपियन ग्रीन डील। यूरोपियन ग्रीन डील के तहत क्या हुआ था? सभी देशों को पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए समान काम करना पड़ता था, यानी कि काम डिवाइड कर दिया कि सभी को ये काम करना है। तो पर्यावरण के एक लक्ष्य के लिए, पर्यावरण के लिए, मोटिव के लिए कि हाँ, हम पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है? विश्लेषण, निर्णय एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि अधिराष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है, यानी जो जो इसमें इन्वॉल्व है उन सभी देशों तक लागू होता है कि हाँ, सभी को ये काम करना है। इतना क्लियर हुआ? ये बात कर रखी है मैंने अधिराष्ट्रीय की। अधिराष्ट्रीय के लिए हम निष्कर्ष में बात करें तो इस निष्कर्ष में क्या है? ईयू का यह ढांचा दिखाता है कि देशों की संप्रभुता, यानी देशों में जो संप्रभुता है, को साझा करके वैश्विक स्तर पर स्थिरता और विकास प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब ही यही है कि हम किस प्रकार देशों में विकास क्रिएट करा सकते हैं, और किस प्रकार हम सभी देश को इन्वॉल्व करके सभी को इक्वल काम डिवाइड करके पर्यावरण के लिए वर्क कर सकते हैं, विकास के लिए वर्क कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। आगे हम बात करें एशिया तथा अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों की सुरक्षा चुनौतियां। एशिया तथा अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों की सुरक्षा चुनौतियां। एशिया तथा अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों के समक्ष आई सुरक्षा चुनौती की व्याख्या कीजिए। एशिया एक अलग कॉन्टिनेंट, अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट, इन दोनों के बीच में जो भी चुनौतियां आई, इसके लिए हम बात करेंगे क्या क्या आई थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एशिया और अफ्रीका के नए देश केवल सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी चुनौती का सामना कर रहे थे। एशिया में आप खुद ही देख लो, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में क्या क्या आई थी? स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या? संसाधनों की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद क्या? उन्होंने डेवलपमेंट करना चाहा, तो उसमें भी क्या? उन्होंने पंचवर्षीय योजना लाई, उन्होंने डेमोक्रेसी बनाई, उन्होंने संविधान, ठीक है। तो इन सब के जरिए देखने को मिलता है कि किस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी सुरक्षा का हनन होता है और सभी पर वर्क करना पड़ता है। पहला क्या है? सीमा विवाद। क्या है? सीमा विवाद और बाहरी खतरे। नई सीमाएं और परंपरागत विवाद बड़ी चुनौती बने। क्या बोला मैंने? नई सीमाएं और परंपरागत विवाद, यानी जो भी नई नई सीमाएं उभर के आई या फिर जो भी डिविजन हुए वहां से, वो सब भी एक चुनौती बनी। और परंपरागत विवाद बड़ी, यानी जो स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहे विवाद हैं, जो दूसरे से मनमुटाव है, वो भी एक चुनौती के रूप में उभरे। बाहरी देशों के हस्तक्षेप की संभावना ने सुरक्षा पर दबाव डाला। उदाहरण भारत पाकिस्तान का सीमावाद, कांगो में आशंका, ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान का सीमावाद था, ठीक है, पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर भी उसमें इन्वॉल्व हो, और पाकिस्तान के भी दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो भारत से डिवीजन हुआ तो एक सीमा रूप में निकला। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भी विवाद होना शुरू हुए थे, क्योंकि भारत का एक हिस्सा, एक मेजर हिस्सा
एक अलग होके, ठीक है, पाकिस्तान का नया राष्ट्र बना और उसमें भी विवाद होना क्रिएट हुए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आंतरिक अस्थिरता। आंतरिक अस्थिरता मतलब क्या है कि किस प्रकार इंटरनल लेवल पर मिसमैनेजमेंट होता है, अस्थिरता रहती है। नवगठित राज्यों में जातीय धार्मिक भिन्नताएं थी और राजनीतिक संस्थाएं मजबूत नहीं थी। क्या बोला है, नवगठित राज्य यानी कि जो नए नए राज्य बन के उभरे थे, जो नए नए राज्य बन के उभरे थे, पहले तो ये था कि हाँ पर्टिकुलर बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल का एक एक नाम था, लेकिन उसको भी तोड़ तोड़ के अब एक नए नए राज्य बने थे, ठीक है। तो उसमें भी क्या हुआ कि नवगठित राज्यों में जातीय धर्म भिन्नताएं थी और राजनीतिक संस्थाएं मजबूत नहीं थी, यानी उसमें बहुत भिन्नताएं थी, बहुत डाइवर्सिटी थी, मतलब उसमें बहुत सारे टाइप के लोग थे, कैटेगरीज के लोग थे, ठीक है। इसका परिणाम आंतरिक संघर्ष, विद्रोह और गृह युद्ध के रूप में सामने आया। म्यांमार में जातीय संघर्ष, यानी कि इसका परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने यूनिटी नहीं दिखाई, एकता नहीं दिखाई, आपस में लड़ना, आपस में झगड़ना, उसके तहत क्या हुआ कि उनकी सुरक्षा पर भी इफेक्ट आया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम आर्थिक और विकास संबंधित कमजोरियां। आर्थिक और विकास संबंधित कमजोरियों का मतलब ही क्या है, आर्थिक संसाधनों की कमी और गरीबी ने सुरक्षा को प्रभावित किया। कमजोर अर्थव्यवस्था से सेना और प्रशासन की क्षमता प्रभावित होती है। बोला है आर्थिक संसाधन की कमी, जो भी हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस वगैरह थे, ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस थे वो बहुत कम थे, ठीक है। गरीबी ने सुरक्षा को प्रभावित किया, जो भी गरीबी थी उन्होंने सुरक्षा को प्रभावित किया, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्या बोल रखा है कि कमजोर अर्थव्यवस्था ने सेना और प्रशासन की क्षमता प्रभावित होती हुई दिखी। ऑब्वियस सी बात है, अब अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो सेना भी खराब होगी, सेना की भी शक्ति बहुत कम होगी और जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी वो भी प्रभाव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा वैश्विक शक्तियों का हस्तक्षेप। ये 4 पॉइंट याद रखना, पहला सीमा विवाद, बाहरी खतरे, दूसरा आंतरिक विवाद यानी बाहरी खतरे फिर आंतरिक विवाद, दूसरा तीसरा आर्थिक और विकास, और चौथा क्या है, वैश्विक यानी ग्लोबल लेवल पर वैश्विक शक्तियों का हस्तक्षेप। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने नए देशों में प्रभाव बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे आंतरिक राजनीतिक स्थिरता पर दबाव पड़ा। यानी किस प्रकार सोवियत संघ और सोवियत संघ और अमेरिका वगैरह ने अमेरिका जो आपस में शीत युद्ध कर रहे थे, ठीक है, जो कोल्ड वॉर हो रहा था उनके बीच में, उसके तहत भी वैश्विक शक्तियों पर हस्तक्षेप हुआ। यानी कि उन्होंने दूसरी कंट्रीज में दूसरे कंट्री है ना, हाँ, नए देशों पर दूसरे देशों पर हस्तक्षेप करना चाहा और जिसके तहत उनकी भी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा। इतना क्लियर है। आप सब बोल रहे हो इतना सुरक्षा वाला क्वेश्चन क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं सुरक्षा वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, पक्का कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है 1992 सुरक्षा परिषद सुधार प्रस्ताव मुख्य शिकायतें। 1992 में जो सुरक्षा परिषद थी उसके सुधार प्रस्ताव क्या था, उसके मुख्य शिकायतें लिखनी है हमें, ठीक है। तो देखेंगे हम 1992 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव, 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद के संबंध में उठाई गई प्रमुख शिकायतों की व्याख्या कीजिए। बोला गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए ये सब बोला, प्रतिनिधित्व का असंतुलन, स्थायी सदस्यों का वर्चस्व, बदलती विश्व परिस्थितियों के अनुसार ढांचे में कमी। क्या बोला है, प्रतिनिधित्व का असंतुलन यानी लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो प्रतिनिधित्व है वो कम है, वो असंतुलित है, ठीक है, जितना बैलेंस चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में विश्व के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों विशेषकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में विश्व के कुछ क्षेत्र में कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि इनके भी जो प्रतिनिधित्व है वो असंतुलित है, ठीक है। इसका परिणाम यह होता है कि वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में इन देशों की आवाज कम सुनाई देती है और परिषद का स्वरूप असंतुलित दिखाई देता है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ कैंडिडेट बैलेंस नहीं है, वहां की आवाज, वहां की जो चॉइस होगी, वहां की जो डिमांड्स होगी वो कैसे सुनाई देगी, कैसे सुनाई मतलब कि अगर 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग के 4 थॉट्स होंगे और 4 थॉट्स अगर सुनाई देंगे तब जाके एक नया रूल बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है कि वहां के भी प्रतिनिधित्व की संख्या कम थी, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन थे, तो इसी प्रकार क्या हुआ कि वहां पर सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। स्थायी सदस्य का वर्चस्व मतलब जो परमानेंट सदस्य हैं वो ऑब्वियसली बात डोमिनेंसी में रहते हैं, जो परमानेंट सदस्य हैं वो डोमिनेंसी में रहेंगे। कैसे, 5 स्थायी सदस्य P5
अपने वेटो अधिकार के कारण अत्यधिक शक्ति रहते हैं, ठीक है। इससे निर्णय प्रक्रिया में अन्य सदस्य की भूमिका सीमित हो जाती है और लोकतांत्रिक स्वरूप बढ़ता है। यानी जो डोमिनेंसी में है उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे या फिर जो भी चीजें क्रिएट होंगी वो अच्छे से हैंडल आउट कर पाएंगे और वो सुरक्षा के लिए एक सीमित भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बदलती विश्व परिस्थिति के अनुसार ढांचे में कमी। थर्ड पॉइंट क्या है, यानी जो भी विश्व लेवल पर परिस्थितियां बदल रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उसमें क्या है, ढांचे में कमी। सुरक्षा परिषद की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर के समय पर आधारित है। वर्तमान समय की वैश्विक वास्तविकताओं के अनुसार इसमें बदलाव आवश्यक है। क्या बोला गया है कि जो भी चीजें अभी चेंजेस में आ रहे हैं, ठीक है, सुरक्षा परिषद की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर आधारित है। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था उस समय से आधारित हम बता सकते हैं कि वर्तमान समय में वैश्विक वास्तविकताओं के अनुसार इसमें बदलाव आवश्यक है। जो भी चीजें अभी बदलाव आ रहे हैं, जो भी चीजें अभी क्रिएट हो रही है उसमें भी चेंजेस लाना आवश्यक है। कहीं मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंटेटिव है तो कहीं नहीं है, कहीं सुरक्षा परिषद बहुत अच्छा है तो कहीं नहीं है, तो इस प्रकार बदलाव आवश्यक है। ये क्वेश्चन 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद के संबंध में उठाई गई प्रमुख शिकायतों का व्याख्या कीजिए में क्वेश्चन आ सकता है कि शिकायतें क्या क्या देखने को मिली थी। ऑब्वियस सी बात है, मान लो आप एक पार्लियामेंट बैठे हो आप, ठीक है, अब वहां पे बोल रहे हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, तो आप कुछ शिकायतों को रख लो कि हाँ इसमें गलती शो हो रही है। तो इसी प्रकार 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र था उसमें शिकायतें शो की गई थी, उसमें शिकायतों को दिखाया गया था कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। अब क्या है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के नए स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों के लिए 1997 में प्रस्तावित चार मानदंडों, यहाँ मानदंडों आएगा, चार मानदंडों, ठीक है, चार मानदंडों को स्पष्ट कीजिए। क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद में सुरक्षा की दशा में नए सदस्यों के चयन के लिए चार मुख्य मानदंड प्रस्तावित किए। कौन कौन से थे? पहला आर्थिक और सैन्य क्षमता। पहला कौन सा? आर्थिक और सैन्य क्षमता से हम समझ सकते हैं, इसमें साफ साफ ये बोल रखा है, ध्यान से पढ़ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी जो भी सुरक्षा परिषद है हमारी, जो भी हमारे सुरक्षा प्रोवाइड करती है या फिर जिसमें हम इन्वॉल्व होकर आपस में बातचीत करके हम अब डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं फिर किसी चीज पे, तो उसमें सुरक्षा पर जो बात की जाती है उससे बोल रखा है कि स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए 1997 में प्रस्तावित चार मानदंडों, इन जो 1997 में 97 में सॉरी जो 1997 में प्रस्तावित हुए चार मानदंडों उनको स्पष्ट करना है, ठीक है। 1997 में आर्थिक और सैन्य क्षमता, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ, सदस्य देशों की आर्थिक शक्ति और सैन्य क्षमता पर ध्यान दिया गया, ठीक है। क्या बोला गया? सदस्य देशों की आर्थिक शक्ति और सैन्य क्षमता पर ध्यान दिया गया। जो भी हमारी आर्थिक शक्ति है, जो भी हमारी सैन्य मिलिट्री शक्ति है, उस पर ध्यान देना। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ये देश वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखें, कि जो वैश्विक शांति है, जो ग्लोबल लेवल पर पीस है वो बनाए रखें और सुरक्षा बनाए रखें, ठीक है। जनसंख्या और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जनसंख्या और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? पहला तो यही था कि जो हमारी आर्थिक और सैन्य है उस पर फोकस करना। पहला क्या था? आर्थिक और सैन्य है उस पर फोकस करना। जो भी वहां के अस्थायी स्थायी सदस्य थे उनके द्वारा भी सुरक्षा परिषद जो पारित किया गया था उसके अनुसार, ठीक है, मानदंडों के अनुसार। जनसंख्या और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और बड़ी जनसंख्या वाले देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इससे परिषद अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनती रहती है। यह बोला गया है यहाँ पर कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और बड़ी जनसंख्या वाले देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कि मतलब उचित प्रतिनिधित्व मतलब कि जो उसके लायक हो, जो वो कार्य सही से कर सके, उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इससे परिषद अधिक संतुलित यानी कि सब चीजें बैलेंस रहती है और निष्पक्ष यानी किसी एक के पक्ष में नहीं होता। प्रतिनिधित्व ऐसा ही है जो एक के पक्ष में काम कर रहा है, तो किस बात की सुरक्षा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूएन, जो देश यूनाइटेड नेशन के शांति स्थापना मिशनों या अन्य गतिविधियों में सक्रिय योगदान देते हैं उन्हें महत्व दिया जाता है। यह जिम्मेदार सदस्य की पहचान सुनिश्चित करते हैं। वो लिखा है संयुक्त राष्ट्र में योगदान है। संयुक्त राष्ट्र में क्या योगदान थे? ध्यान सुनना कि जो देश यूनाइटेड नेशन के शांति स्थापना मिशनों या अन्य गतिविधियों में सक्रिय योगदान देते हैं, यानी कि उनके द्वारा चलाए गए शांति स्थापना मिशन या फिर जो अलग गतिविधि एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं उसमें साथ दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें महत्व दिया जाता है। यह जिम्मेदारी सदस्य की पहचान सुनिश्चित करता है कि हाँ अगर कोई साथ दे रहा है तो ये सदस्य की पहचान सुनिश्चित करता है कि हाँ ये है जो
योगदान सही दे रहा है और ये है जो उचित प्रतिनिधित्व के रूप में उभरा है। शांति और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, ठीक है, यानी जो हमारी कमिटमेंट है और जो हमारी पीस है उसमें डेमोक्रेसी, इसके बारे में बात करते हैं हम। देश की छवि शांति प्रिय, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? देश की छवि शांति प्रिय और लोकतांत्रिक होनी चाहिए। कुछ मानदंड थे, ध्यान सुनना। इससे वैश्विक स्तर पर स्थिरता, और अगर देश में शांति है, अगर देश में जिम्मेदारी सही से निभाई जा रही है, अगर देश में लोकतंत्र सही है, तो वैश्विक स्तर पर भी चीजें सही होती है, सहयोग अच्छा मिलता है, सहयोग में बढ़ावा होता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम आगे। यूएन और यूरोपीय संघ ईयू की भूमिका, यूरोपियन और ईयू की भूमिका बोल रखा है, ठीक है, यूरोपीय संघ और ईयू की भूमिका। संयुक्त राष्ट्रीय संगठन यूएन से अंतरराष्ट्रीय संगठन के कोई दो लाभ लिखिए, ठीक है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संगठन और अंतरराष्ट्रीय संगठन के दो लाभ, तो देखते हैं शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या है इसमें? पहला, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, संघर्ष और युद्ध रोकना, शांति सेना, मध्यस्थता और सुरक्षा परिषद के माध्यम से विवाद सुलझाना, जिससे विश्व शांति बनाए रखना। यानी मेन मोटिव यही है कि विश्व लेवल पर शांति रहे, और वो शांति कैसे रहेगी? अगर यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से काम होगा, ठीक है, और शांति सेना रहेगी, सुरक्षा परिषद रहेगी, मध्यस्थता रहेगी, और जो विवाद होगा वो शांतिपूर्वक से सुलझाया जाएगा, तो सुरक्षा बनी रहेगी। दूसरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। ये है हमारा संयुक्त राष्ट्र संगठन और अंतरराष्ट्रीय संगठन के कोई दो लाभ, ठीक है। अगर ये दोनों हैं तो इन दोनों के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? इन दोनों के लाभ यही है कि वैश्विक रूप में हमें बनाए रखना एक साथ, और हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक है, कि हम शांतिपूर्वक, अगर कुछ हो भी रहा है तो हम उसको पहले शांति से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ये हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना, देशों को आर्थिक, सामाजिक और मानवीय विकास में सहयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और आपदा राहत में सहायता प्रदान करना। क्या बोल रखा है इसमें? देशों को आर्थिक, सामाजिक और मानवीय विकास में सहयोग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो देश है, देश में जो आर्थिक चीजें हो रही है, जो आर्थिक सहयोग चाहिए, जो भी सामाजिक सहयोग चाहिए और जो भी मानवीय सहयोग चाहिए, उसमें विकास में साथ देना किसका काम है? किसका काम है? अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विकास बढ़ाना किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र संगठन और अंतरराष्ट्रीय संगठन का काम है, ठीक है। अगर किसी भी देश को नीड है उसकी आर्थिक चीजें सही करने के लिए, उसकी राजनीतिक सही चीजें सही करने के लिए, उसकी मानवीय, उसकी सामाजिक चीजें सही करने के लिए, विकास करने के लिए, तो वो साथ देगा। जैसे कि क्या क्या आता है इसमें? स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और आपदा राहत में सहायता। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कोई आपदा आ गई बहुत तगड़ी वाली, ठीक है, तो इंडिया क्या करेगी? डिमांड करेगी किससे? अंतरराष्ट्रीय संगठन से और संयुक्त राष्ट्र संगठन से कि वी नीड हेल्प, और हमें हेल्प चाहिए या फिर हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, तो फिर वो हमें हेल्प करेगी ताकि हम इस डिजास्टर से बच सकें, हम इस आपदा से बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरोपीय संघ के आर्थिक महत्व का अध्ययन कीजिए। व्यापक आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार। क्या है? व्यापक आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का मतलब ये है कि जो मुक्त हो, जिसमें कोई वो ना हो, रोक टोक, ठीक है। साझा बाजार, सिंगल मार्केट में वस्तुएं, सेवाओं, पूंजी और श्रमिकों को स्वतंत्र आवागमन होता है। यूरो मुद्रा से मुद्रा विनिमय स्थिरता आती है, यानी कि ये बोल रखा है कि जो भी व्यापार हो रहा है, जो भी पूंजी का आयात निर्यात हो रहा है, जो भी श्रमिक हो रहा है, वो क्या होगा? उसका स्वतंत्र आवागमन होगा, यानी उसमें आवागमन होगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, वो जिस प्रकार चाहिए वो कर सकते हैं। और यूरो मुद्रा से मुद्रा विनिमय, यानी कि जो भी पैसों में बढ़ाव चढ़ाव होते हैं, जो भी पैसों में मिसमैनेजमेंट होता है, वो सही रहेगा, स्थिरता रहेगी। साझा आर्थिक नीतियां और विकास सहायता। साझा आर्थिक नीतियां का मतलब ही यही है कि जो हमने सबने मिलजुल कर साझा कर एक आर्थिक नीति बनाई है, जो हमने आर्थिक व्यवस्था को इम्प्रूव करने नीति बनाई है, उसमें सहायता करना, उस विकास। साझा कृषि, औद्योगिक नीति और स्ट्रक्चरल फंड्स के माध्यम से गरीबी क्षेत्रों में देशों के गरीबी क्षेत्रों और देशों को आर्थिक सहायता, निवेश प्रदान करना होता है, यानी कि जो उनके आर्थिक हैं, आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रोवाइड करने का मतलब यही है कि उनके निवेश करना, उनके लिए कार्य करना, और क्षेत्रों और देशों को आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना कि हाँ, अगर फंड की नीड है, अगर रिसोर्सेज की नीड है, तो वो प्रोवाइड कर सके। इतना क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा। क्या बोल रखा है? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा, यानी कि किस प्रकार भारत ने एक स्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में भूमिका निभाई, और उसने क्या दावा किया। उन आधारों की व्याख्या कीजिए जिनके बल पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का दावा करता है कि हाँ, हम
सदस्यता होती है ना, कि अगर हाँ कोई कमेटी लॉन्च हुई है तो उस कमेटी के सदस्य आप बनोगे तो उसके तहत आपको सारे काम करने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार भारत भी सुरक्षा परिषद से इन्वॉल्व हुआ, तो किस प्रकार हुआ वो देखते हैं हम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से स्थायी सदस्यता के लिए भारत कई मजबूत आधार प्रस्तुत करता है, जैसे कि पहला क्या है, विशाल जनसंख्या और लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्या विशाल जनसंख्या और लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में क्या है, बहुत भिन्नता है, ठीक है, डाइवर्सिटी है, तो ये क्या है, विशाल जनसंख्या वाला देश है और लोकतंत्र व्यवस्था है, एक बड़ी सी लोकतंत्र व्यवस्था है, जिसके तहत क्या होता है कि जो यहाँ पर लोग हैं वो अपने अनुसार कार्य करते हैं, तो कई सारी चीजें मिसमैनेजमेंट होने का डर रहता है, पर फिर भी उन्होंने किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता निभाया, उस पर बात करते हैं हम। ठीक है, भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, ठीक है, पता है, ठीक है, जानते हो ना, और इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए वैश्विक निर्णयों में इसका प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। यानी कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, यहाँ पर बहुत टाइप्स के लोग रहेंगे और यहाँ पर यूनिटी बनना मुश्किल था, तो इसी वजह से क्या है कि वैश्विक सुरक्षा में इसका जाना और भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में इन्वॉल्व होना एक बहुत अच्छा मोटिव रहा है। ठीक है, जो कि इसके लिए आवश्यक पूर्वक भी रहेगा। सेकंड की बात करें हम तो आर्थिक और सैन्य शक्ति की बात करें तो भारत कैसी है, भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है और उसकी सैन्य क्षमता भी मजबूत है। यानी कि भारत एक ऐसा देश बन रहा है धीरे धीरे कि जिसकी आर्थिक शक्ति भी मजबूत हो रही है और उसकी सैन्य शक्ति तो मजबूत है ही, उभरती हुई। ठीक है, फिर क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। क्या पता कि आगे चल कुछ दूसरी कंट्री में होगा तो भारत भी उसकी सहायता कर सके। ठीक है, तो इसी प्रकार इसने चाहा कि हाँ मैं भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ में इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय योगदान रहा। ठीक है, भारत यूनाइटेड नेशन के शांति स्थापना मिशनों में लगातार भाग लेता रहा कि जो भी सुरक्षा शांति है, अगर तुम्हें पीस चाहिए, पीस रखना है किसी कंट्री से, किस कंट्री से रिलेशन अच्छे रखने हैं, तो उसमें भी उसने साथ दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें कि भारत ने जो भी सुरक्षा परिषद में चीजें हुई उसमें साथ देने का लगातार उसने भाग लेता रहा उसमें। ठीक है, इससे उसकी जिम्मेदारी और सक्रिय भूमिका सिद्ध होती है कि हाँ दूसरी कंट्री बोलती है कि हाँ भारत एक जिम्मेदार कंट्री है, फिर ये अच्छे से सारा रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छे से सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है शांति और सहयोग नीति। यानी कि भारत ने शांति और सहयोग, सभी को सहयोग किया और शांतिपूर्वक साथ दिया। भारत की विदेशी नीति हमेशा शांति रही, ठीक है, सहयोग और सह अस्तित्व पर आधारित रही। वह वैश्विक स्तर पर संतुलन और स्थिरता को बढ़ावा देता है कि जो ग्लोबल लेवल पर है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर कैसे सुरक्षा रहे, ग्लोबल लेवल पर कैसे शांति रहे, तो उस पर भारत बहुत अच्छे से साथ देता है। ठीक है, उसमें कोई मिसमैनेजमेंट नहीं कि हाँ नहीं तुम एक ग्रुप में इन्वॉल्व हो, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो, उसके बाद तुम जाके वहां पर तहलका मचा लो, नहीं, उसमें भारत ने बहुत सक्रियता से, बहुत स्थिरता से, बहुत अच्छे से भाग लिया था। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें हम तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान से सुना, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, इन आधारों के कारण भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के एक मजबूत और उचित दावेदार माना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, यही चीज बता रखी है कि इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हम देख सकते हैं कि भारत किस प्रकार एक बोलते हैं डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से हर चीज को संभाल रहा है। ठीक है, तो ये इस वे में भारत को एक मजबूत और उचित दावेदार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़े तो पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, एक आध क्वेश्चन इसमें से कि पर्यावरण में, या फिर रियो डी जेनेरियो आ जाएगा। ठीक है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे विश्व राजनीति का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जो भी खराब हो रही चीजें, ये विश्व स्तर पे क्यों बन रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, पर्यावरण खराब होगा अगर, ठीक है, मान लो एक देश का पर्यावरण खराब हो रहा है, डिजास्टर्स आ रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं, वहां की चीजें खराब हो रही हैं, रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, जो भी चीजें आगे इकोनॉमी के लिए ग्रोथ करने वाली होगी वो भी खराब हो जाएंगी, फिर दूसरी कंट्री का लिंक होगा, दूसरी कंट्री जो चीज की वांट रखती थी दूसरी कंट्री से वो भी खराब हो जाएगी, तो ये एक ना एक लिंक करते हैं। अगर पर्यावरण खराब होगा तो कहीं ना कहीं हर चीज में दिक्कतें आएंगी। पढ़ते हैं, संसाधनों की कमी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तेल गैस जल पर नियंत्रण के लिए देशों के बीच संघर्ष, उदाहरण मध्य पूर्व में तेल विवाद, संसाधन पर नियंत्रण वैश्विक शक्ति देता है कि अगर बोला गया इसमें संसाधनों की कमी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, अगर पर्यावरण का हनन होगा, अगर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो क्या होगा, संसाधनों की कमी हो जाएगी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, जो भी हमारे बेसिक रिसोर्सेज हैं, गैस तेल वगैरह, उसमें कमी आएगी, उसके बीच संघर्ष बहुत देखना पड़ेगा हमें, बहुत जूझना पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक है,
उदाहरण मध्य पूर्व में तेल विवाद, जो कि मध्य पूर्व पार्ट है हमारे वर्ल्ड का, उसमें क्या है, तेल विवाद हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की, पर्यावरणीय संकट और सुरक्षा जोखिम। जो भी पर्यावरण है उस पे संकट और सुरक्षा जोखिम है उसकी, ठीक है, किस प्रकार है देखना। जलवायु परिवर्तन और वन की कटाई वैश्विक प्रभाव डालती है। ऑब्वियस सी बात है, वन काटे जा रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं, किस लिए, हाईवेज बनाना है, किस लिए, वहां पर तुम्हें विंड मिल प्रोड्यूस करना है, वहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करना है, वहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, जो भी चीजें, उसके लिए तुम उसके लिए वहां तुम फैक्ट्रीज स्टेबलाइज करना है, तो तुम उसके लिए क्या कर रहे हो कि पेड़ को काट रहे हो। अब पेड़ को काटने से क्या होगा, धीरे धीरे करते करते अभी तुमने काट दिया, अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ सालों में देखना, कुछ सालों में देखना, कुछ सालों में देखना, ये ऐसी आपदा आएगी कि पूरा पूरा नष्ट कर देगी। तो जिसके तहत क्या होगा, हमारे संसाधनों पर हनन होगा और हमारी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, संकट देशों को सहयोग या संघर्ष की स्थिति में ला सकता है। ठीक है, अगर ये संकट आता है तो ये सही कैसे होता है, अगर देश सहयोग करें और सभी मिलकर साथ में जो नीतियां सही से फॉर्म करें और सही से उस पर वर्क करें, तो जब जाकर ये चीजें सॉल्व आउट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जून 1992 में रियो डी जेनेरियो आ गया, ठीक है, में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट के 2 परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कर लेते व्याख्या। पहला क्या है हमारा, सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि कुछ इस प्रकार विकास करना, वन संरक्षण, जल प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देना। देशों ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियां बनाई कि हम जो विकास करेंगे ना, हम सभी देश मिलकर अपने वन पर, जो हमारे वन है, वन को संरक्षित करेंगे, हम जल का प्रबंध करेंगे और जो हमारे प्रदूषण है उसको नियंत्रण करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यावरण होगा वो दूषित कम होगा, वो शुद्ध रहेगा, वो अच्छा रहेगा, और उसके कारण क्या होगा, हमारा जो आपदा भरा काल होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते। ऑब्वियस सी बात है, जब दूसरी कंट्री से ये समझौते किए कि हाँ हम ये कार्य करेंगे, तो संधियां साइन करेंगे, संधियां साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो यूएनएफसीसीसी जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए साइन किया गया, सीबीडी जैव विविधता सुरक्षा के लिए साइन किया गया। ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना। इतना क्लियर है, इतना क्लियर, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसमें से। अब आगे बात करते हैं हम विकास पर्यावरण, एक सेकंड, विकास पर्यावरण, हाँ, तो सुनो, विकास विकास पर्यावरण आंदोलन और वैश्वीकरण, यानी कि किस प्रकार डेवलपमेंट करना है, किस प्रकार पर्यावरण पर ध्यान देना, और किस प्रकार वैश्वीकरण में भी रोल प्ले करना है, यानी ग्लोबलाइजेशन भी हमें स्टेबल रखनी है। तो विकास की प्रक्रिया प्राय पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। 2 पर्यावरणीय आंदोलन से न्याय संगत ठहराई है, यानी जो विकास हम कर रहे हैं, जो हम विकास कर रहे हैं, जिस लेवल से विकास कर रहे हैं, क्या वो पर्यावरण पे हानि पहुंचा रही है? जी हाँ, बिल्कुल हानि पहुंचा रही है। तो वो जो हानि पहुंचा रही है उस पर हम किस प्रकार हम उस पर सही से रोल प्ले करते हैं, फिर किस प्रकार हम उसमें साथ देते हैं। ठीक है, किस प्रकार हम उसको सुनिश्चित करते हैं, तो उसकी लिए बात कर रखिए कि अगर विकास करना है तो पर्यावरण को हार्म क्यों पहुंचाना, पर्यावरण को हार्म पहुंचा रहे हैं तो विकास क्या। ठीक है, तो इसी वे में पहला क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन लाया गया था। क्या लाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। बड़े बांधों के निर्माण से गांव डूब गया था और जैव विविधता प्रभावित हुई। उद्देश्य स्थानीय लोगों के अधिकार और पर्यावरण संरक्षण भी हुआ। ठीक है, जो नर्मदा पे आपदा आई थी, ठीक है, तो ये एक संगठन ये एक पर्यावरण, सॉरी क्या बोल रखा है इसमें, हाँ, ये एक आंदोलन किया गया था, क्या कि नर्मदा को हम बचाएंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें क्या हुआ, बड़े बड़े बांध जो थे, ठीक है, उसको निर्माण के लिए, गांव जो डूब रहे थे वो सब, जैव विविधता जो खराब हो रही थी वो सब, उसको सही करने के लिए, ठीक है, स्थानीय लोगों के अधिकार और पर्यावरण संरक्षण करने के लिए ये सब चीजें उपाय की गई थी कि नर्मदा को बचाएं। दूसरा क्या है, चिपको आंदोलन किया गया था। चिपको आंदोलन कहाँ किया गया था, वनों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी कटाव और जल संकट, ग्रामीण समुदाय ने पेड़ों को गले लगाकर बचाया। ठीक है, चिपको आंदोलन में क्या किया था, लोगों ने ना पेड़ पकड़ना शुरू कर दिया था कि इस पेड़ को मत काटो, पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को मत काटो। तो वहां के जो नागरिक थे ना, वो उन्होंने पेड़ों को हक करना शुरू कर दिया। ठीक है, पेड़ों से चिपकना शुरू कर दिया, जिसके तहत उन्होंने दर्शाया कि पेड़ों को मत काटो, और ये आंदोलन किया कि चिपको आंदोलन नाम पड़ा। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, संतुलित और सतत विकास की अत्यंत आवश्यकता है। सतत विकास और संतुलित
संतुलित और सतत विकास की अत्यंत आवश्यकता है, यानी कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ना वो बैलेंस नहीं है, वो ऐसे हो रहा है ना कि जो बहुत हानि कर रहा है किसको, हमारे पर्यावरण को, ठीक है। तो उस पर भी हमें काम करना चाहिए, जिसके लिए 2 आंदोलन किए गए थे, याद रखना इसको। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा कौन सा? चिपको आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्वीकरण उन्नत प्रौद्योगिकी का ही एक परिणाम है, 2 धारणाओं से पुष्टि कीजिए। वैश्वीकरण का मतलब ही क्या है? वैश्वीकरण का मतलब ही ये है कि किस प्रकार एक देश का दूसरे देश से संबंध है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सूचना और संरचना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, इंटरनेट, मोबाइल और सैटेलाइट तकनीकी ने व्यापार और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, ई कॉमर्स आसान बनाया। क्या बोल रखा है इसमें कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जो भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आई थी, इसका मतलब ये है कि जो हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जो हमारी संचार व्यवस्था है, जो हमारी संचार प्रौद्योगिकी है, ठीक है, उसमें किस प्रकार बढ़ाव हुआ। वैश्वीकरण, ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान यहाँ पर है, दुबई में कॉल कर रहा है, हाँ भाई हेलो, अपने दोस्त से बात कर रहा है, तो किस प्रकार कर रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे पास संचार व्यवस्था है। क्या है? हमारे पास संचार व्यवस्था है। हम एक हम यहाँ से वन कंट्री टू अनदर कंट्री कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारी संचार व्यवस्था है, ठीक है। इंटरनेट, मोबाइल और सैटेलाइट तकनीकी ने, इन सभी तकनीकी ने क्या किया? व्यापार और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाया, ठीक है। यानी कि जो व्यापार हो रहे हैं, जो भी तकनीकी या फिर जो भी नॉर्मल टॉक्स है, वो सब भी एक देश से दूसरे देश तक हो पा रहे हैं। ये किसने बनाया? सैटेलाइट तकनीकी ने, मोबाइल ने, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? 2 पॉइंट से ध्यान रखना। दूसरा क्या है? परिवहन और लॉजिस्टिक्स तकनीक, यानी कि एयरलाइन और कंटेनर शिपिंग ने माल के अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान को लागत कुशल पहुंचाया। यानी कि मान लो कि अगर क्या बोलते हैं, अगर एयरलाइन और कंटेनर शिपिंग नहीं होती, एयरलाइन और कंटेनर शिपिंग नहीं होती, ठीक है, तो क्या यहाँ से जो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं या फिर यहाँ पे जो बड़े बड़ी बड़ी चीजों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, क्या वो यहाँ से एक इंसान लेके जा पाता, या फिर ट्रक वगैरह लेके जा पाती, या फिर ट्रेन लेके जा पाती? नहीं, इतने दूर दूर तक सुविधाएं दी नहीं गई है। तो ये जो एयरलाइन और जो हमारा कंटेनर शिपिंग है, इन दोनों ने इस सब चीजों को भी संभव बनाया, जिसके तहत हमने क्या किया? आदान प्रदान में बहुत अच्छा बहुत तेजी बनाई, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये क्वेश्चन होगा 2 विकास के स्तर पर, पहला जिसमें हमने बात की कि हम किस प्रकार कौन से आंदोलन किए गए थे जो कि पर्यावरण के बचाव के लिए थे, और दूसरा क्या है? वैश्वीकरण उन्नति में कैसे प्रौद्योगिकी का ही एक परिणाम है। प्रौद्योगिकी मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी, और वैश्वीकरण मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन, यानी किस प्रकार वो है। तो ये दोनों कैसे एक ही रूप में परिणाम निकलते हैं, ये आपने समझ लिया इसमें, ठीक है। ठीक है, इतना। आगे बात करते हैं हम सोवियत संघ का विघटन और शॉक थेरेपी। क्या बोल रखा है? सोवियत संघ का विघटन और शॉक थेरेपी। सोवियत संघ की बात करें हम, तो सोवियत संघ का के विघटन के लिए उत्तरदायी 3 कारण कौन कौन से थे? आर्थिक कठिनाई, राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रवाद और अलगाववादी। पहली बात करते हैं आर्थिक कठिनाई की, तो उसमें क्या है? केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था विफल रही, यानी जो भी वहां की अर्थव्यवस्था थी, जो भी वहां पे इकोनॉमी थी, जो भी वहां पे करंट टाइम में इकोनॉमी थी, वो विफल रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या है? संसाधनों की कमी और भ्रष्टाचार ने जीवन स्तर गिराया, कि जो संसाधन कमी थी, ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ? जो जीवन का स्तर था, जो इंसान 60 साल जीता था वो 40 साल, 40 वो 20, तो इसके तहत क्या हुआ? जो जीवन स्तर था वो भी कम हो गया। कहाँ पर? सोवियत संघ, ठीक है, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता और और सुधारों की विफलता। जो राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी जो पॉलिटिक्स में इनबैलेंस चीजें थी, यानी जो बैलेंस नहीं थी बिल्कुल भी, गोर्बाचेव के सुधार आए थे। पेरेस्ट्राइका ने केंद्रित सत्ता में कमजोरी की ओर राष्ट्रवाद बढ़ाया, ठीक है। यानी जो गोर्बाचेव आए थे, उन्होंने एक सुधार निकाला, पेरेस्ट्राइका, जिन्होंने केंद्रित सत्ता कमजोर की, यानी जो भी सत्ता थी उस टाइम पे, जो भी गवर्नमेंट थी, जो भी राष्ट्रवाद था, गवर्नमेंट कमजोर हुई और राष्ट्रवाद की ओर बढ़ाया, ठीक है। दूसरा क्या है? राष्ट्रवाद और अलगाववादी प्रवृत्तियां। यूक्रेन बाल्टिक राज्य, यहाँ पे बाल्कन होंगे, बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ी, ठीक है। क्या हुआ? राष्ट्रवाद और अलगाववादी प्रवृत्तियों से, यानी कुछ राज्यों में मांग बढ़ना शुरू हुई कि हमें भी राष्ट्रवाद चाहिए, ठीक है, और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सोवियत विघटन के बाद शॉक थेरेपी के 3 प्रभाव। सोवियत विघटन के बाद शॉक थेरेपी के 3 प्रभाव कौन कौन से हैं? सोवियत विघटन के बाद शॉक थेरेपी आई थी। शॉक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी थी जो कि आई थी मेनली वहां की मैनेजमेंट के लिए, मतलब अच्छे के लिए आई थी, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा था,
जैसे कि तत्काल कम्युनिस्ट मॉडल ने से पूंजीवाद बाजार में बदलाव, मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि, मूल्य नियंत्रण हटने से जीवन यापन महंगा हो गया। 1992 से 1993 रूस, यानी कि जो मुद्रास्फीति आई, जो पैसों में गिरावट और रुकावट आई, वो बढ़ावट आई थी, उसके कारण क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। क्या हुई, महंगाई। मुद्रास्फीति यानी जो पैसों की वैल्यू थी वो कम हो गई और जिस कारण क्या हो गई, महंगाई बढ़ गई 1992 से 1993 रूस में। फिर क्या हुआ, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता। कब हुआ था, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या क्या चीजें हुई, वो ये है। ठीक है, मुद्रास्फीति हुई, दूसरा बेरोजगारी और सामाजिक असमानता हुई, यानी अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई और समाज में रहने वाले लोगों के बीच में असमानताएं आ गई और जो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए वो भी असमान रूप से किए जा रहे थे। ठीक है, निजीकरण से बहुत से लोग बेरोजगार हुए, धन की असमानता बढ़ी, यानी निजीकरण का मतलब जो प्रॉपर्टीज है निजीकरण होने लग गया कि हाँ इस पे सिर्फ हमारा राइट है या फिर समथिंग ऐसा, उस पर कोई और मतलब उसमें उसमें पब्लिक, अगर पब्लिक प्लेसेस भी हैं तो उसको भी निजीकरण कर दिया गया और जो लोगों के अधिकार थे उसको भी, उसका भी हनन करने लग गए। ठीक है, जिस कारण क्या है, असमानता है, यानी समान रूप से सभी को अधिकार नहीं दिए गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और विदेशी निवेश आया, दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था लचीला बनी। क्या बोल रखा है, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, यानी कि जो भी वहां प्रतिस्पर्धा थी वो बढ़ी और विदेश निवेश आया। ठीक है, दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था लचीली बनी, यानी बहुत लंबे समय बाद जो अर्थव्यवस्था थी वहां की लंबी वो लचीली बनी। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ये सोवियत संघ से 2 क्वेश्चन है जिसमें से कोई ना कोई तो आ सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्या बात करके, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ और ILO। ठीक है, यूनिसेफ UNICEF के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या बात करके चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन की बात करते ही देख लें ध्यान से कि चिल्ड्रन है, बच्चों के लिए जो चीजें काम की जाए वो क्या है, एक ऐसा संगठन। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा पर दुनिया भर में स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, टीकाकरण, पोषण कार्यक्रम और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में पोलियो और खसरा अभियान, जो हमारे यहाँ पोलियो लगता है, खसरा वगैरह टीके लगते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, यूनिसेफ द्वारा दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो देखरेख करता है वो यूनिसेफ करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, शिक्षा और बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना, यानी जो भी बच्चों की शिक्षा है, बच्चों के अधिकार है, उनके भी अधिकारों को बढ़ावा देता है। गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना, बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ अभियान, उदाहरण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है अभियान। ठीक है, शिक्षा हर बच्चे का अभियान है, ये भी उसी थ्रू है, यूनिसेफ के थ्रू, जिसमें बताता है कि बाल श्रम वगैरह जो कम एज में विवाह होते हैं वो सब इसके खिलाफ कार्य, ये उसके खिलाफ है। ठीक है, और एक अभियान भी ये अभियान भी करता है कि जो विवाह हो रहे हैं, विवाह हो रहे हैं, ठीक है, कम एज में, ठीक है, बच्चों से लेबर वर्क कराया जा रहा है, तो ये उस सब चीजों के खिलाफ है। हर बच्चा सशक्त और सुरक्षित बने, यानी कि हर बच्चा जो है हर चीज में बेस्ट बने और सुरक्षित बने, उसे कोई भी किसी भी चीज से हार्म ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के किन्हीं 2 कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी, 1999 में। ठीक है, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और बाल श्रम निषेध सुनिश्चित करना, श्रमिकों को सम्मानजनक तरीकों से काम मिले, कि इनका क्या मोटिव था कि श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करें। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है, समान वेतन, यानी इक्वल इनको वेतन, मतलब क्या है, सैलरी मिले। ठीक है, ये नहीं कि बस 4 अगर लेबर है तो 4 लेबर में 2 को बहुत अप सैलरी दे रही हूँ और 2 को बहुत कम, तो इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए उनके काम के अकॉर्डिंग। सुरक्षित कार्यस्थल, ठीक है, जो काम करने का स्थल है वो सुरक्षित होना चाहिए, बाल श्रम को रोकना चाहिए। ठीक है, और श्रमिकों को सम्मानजनक तरीके से काम मिले, कि वहां पे ये नहीं कि वहां पे उनकी मतलब असमानता से बात कर रहे हैं उनसे और उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वे में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, समान अवसर और बेहतर कार्य परिस्थितियां, यानी कि जो भी समान अवसर है, समान अवसर यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए और बेस्ट से बेस्ट काम मिलने चाहिए उनको। मजदूरी, कार्य समय और सामाजिक सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानक बनाना। ठीक है, बोल रखा है कि मजदूरी, कार्य समय और सामाजिक सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानक बनाना। जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय नियम है वो हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए और भी मानक बनाने चाहिए। निष्कर्ष क्या है, दुनिया भर में श्रमिक सुरक्षा, समानता और कल्याण सुनिश्चित करना, कि पूरी दुनिया में जो भी है श्रमिक सुरक्षा हो, ठीक है, समानता हो, इक्वालिटी हो और कल्याण जो हो, यानी जो भी डेवलपमेंट हो, जो भी किसी के लिए कार्य हो, वो सुनिश्चित रहे कि इक्वल वे में ही हो, किसी में भी इनइक्वालिटी ना आए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम तो वैश्विक कूटनीति क्या है, वैश्विक कूटनीति क्या है।
वैश्विक कूटनीति, भारत और रूस के संबंधों का इतिहास, आपसी विश्वास और साझी हितों का इतिहास, 3 तर्कों द्वारा समर्थन कीजिए। बोल रखा है कि भारत और जो रूस के रिलेशंस है, जो भी उनका इतिहास, जो भी इनकी हिस्ट्री रही है, उसको बताइए। क्या रही है हिस्ट्री? पहला, सैन्य और सुरक्षा सहयोग, यानी इन्होंने सैन्य और सुरक्षा सहयोग किया अपना आपस में, मेघ सुखाई लड़ाकू विमान और मिसाइल तकनीक में सहयोग किया आपस में, ठीक है। दूसरा क्या है? आर्थिक और ऊर्जा सहयोग किया, परमाणु ऊर्जा, तेल और गैस परियोजनाएं, कुलम में निवेश, यानी कि इन्होंने आर्थिक और ऊर्जा में भी सहयोग किया रूस ने और इंडिया के आपसी संबंध बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार ये आपस में सहयोग रहे हैं और इतिहास इनका क्या रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? वैश्विक मंचों पर समर्थन। वैश्विक मंचों पर समर्थन, यूएन ब्रिक्स। यूएन ब्रिक्स से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, में सहयोग रहा। उदाहरण, एनएसजी सदस्यता में रूस का समर्थन मिला भारत को, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है हमारी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के उद्देश्य एवं इसके 2 परिणाम की व्याख्या कीजिए। मार्च 2003 अमेरिका द्वारा इराक पर सैन्य अभियान, कौन सा? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसमें उद्देश्य क्या था? इराक में विकासशील परमाणु रासायनिक हथियारों को खत्म करना था, ठीक है। इराक में जो भी विकासशील परमाणु हथियार थे, जो वेपन्स थे, जो रासायनिक हथियार थे, उन खत्म करना था, ठीक है। सद्दाम हुसैन की तानाशाही हटाकर लोकतंत्र स्थापित करना, किसका था? अमेरिका द्वारा इराक पर सैन्य अभियान था, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? सत्ता गिरने के बाद इराक में सालों तक गृह युद्ध और सांप्रदायिक संघर्ष हुआ, यानी कि धर्म के आधार पर संघर्ष हुआ और गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रही, ठीक है। गृह युद्ध भी हुआ। सैन्य जीत के बावजूद स्थिर लोकतंत्र स्थापित करना कठिन साबित हुआ, यानी कि सेना तो जीत गई, लेकिन जो वहां पे स्थिर लोकतंत्र था वो स्थापित नहीं हो पाया, वो बहुत कठिनाई पूर्वक रहा, ठीक है। इतना क्लियर है? ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक के, वर्ल्ड बुक के, क्लास 12th की, ठीक है। इंडियन बुक के मैं ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट।